श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, खमा गणी, सत श्री अकाल। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की। आई होप आपको एकदम अच्छे से है वो याद हो गया होगा और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने वो भी कर लिया होगा एकदम अच्छे से। जिसने क्वेश्चन लिख लिया है वो जो कि टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो। और अगर कोई व्यक्ति है जो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SIA, RSA या और कोई भी मान लो एक्सपेंशन, तो आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है, जिससे आपको आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो रहेगा। कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, कुछ मेरे को भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हम कल वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे और लास्ट में एक टॉपिक और देखा था हमने कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां के बारे में हम बात कर रहे थे। कौन से वाले आर्टिकल में बताए गए? आर्टिकल 72 में है ये बात, आर्टिकल 72 में ये बात है वो बताई गई। तो चलो आते हैं कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां लगभग हमने देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लो, रिवीजन कर लेते हैं सीधा। एक है क्षमा, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है विराम, पांचवा है जो कि प्रतिलंब, ये परिहार है, प्रतिलंब। ये राष्ट्रपति की 5 प्रकार की समाधान शक्ति है। एक बार मोटा मोटी तौर पे फिर से देख लो कि भाई इसमें ये शक्तियों में क्या क्या है। पहले अगर हम बात करें क्षमा की बात करें तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो आज अपराध किया है और वो राष्ट्रपति के समाधान के बाद है जो कि राष्ट्रपति उनको क्षमा कर दे, तो वो व्यक्ति अपराध से पहले वाली स्थिति में आ जाता है कि भाई इसको कह देते कि भाई इसने कोई अपराध किया ही नहीं है। मान लो कोई इस पे केस वेस हो गया तो ये जो कि RS का एग्जाम नहीं दे सकता या कोई भी किसी भी जो कि गवर्नमेंट एग्जाम का है, जो गवर्नमेंट एग्जाम है नहीं दे सकता। लेकिन राष्ट्रपति के समाधान के बाद है जो कि एकदम अपराध से पहले वाली स्थिति में आ जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है। फिर लघुकरण की बात करें तो इसमें मान लो अगर किसी व्यक्ति को है जीवन भर का कारावास मिला है तो क्या कर दे राष्ट्रपति हैं, कह देते कि भाई इसको 100 वर्ष की या हम कह देते 50 वर्ष की इसको कारावास हुआ है तो इसको घटा के क्या कर दो 25 वर्ष कर दो, 20 वर्ष कर दो, 15 वर्ष कर दो, 10 वर्ष कर दो। यानी क्या किया जाता है, इसकी अवधि में परिवर्तन किया जाता है। इसमें अपराध से पहले की स्थिति में आ जाता है, अपराध पूर्व स्थिति। आगे अगर हम बात करें, आगे है इसमें लघुकरण में अवधि में परिवर्तन किया जाता है। प्रतिहार की बात करें तो इसमें किया जाता है कि प्रकृति में परिवर्तन। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिला है तो उसको क्या कर दो, राष्ट्रपति परिहार के माध्यम से कारावास को सरल कर देता है। आगे वाला विराम की बात करें तो इसमें दोनों एक साथ होता है, इसमें अवधि प्लस में प्रकृति दोनों परिवर्तन की जाती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति, इन दोनों को मिला के लिख लो, अगर किसी व्यक्ति को जीवन भर का कठोर कारावास मिला है तो राष्ट्रपति हैं विराम के माध्यम से जीवन का भर का मिला है, इसका मतलब अवधि में परिवर्तन कर दो। कठोर कारावास मिला है, इसका मतलब सरल कारावास कर दो, दोनों एक साथ कर दे। फिर बात करते हैं प्रतिलंब की। इसमें क्या होता है कि भाई मृत्यु दंड का अस्थायी प्रावधान, मृत्यु दंड का अस्थायी प्रावधान। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को कल होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी कि भाई कल इस व्यक्ति को क्या देंगे, मृत्यु दंड देंगे, फांसी देंगे इसको, लेकिन राष्ट्रपति के ये प्रतिलंब के माध्यम से कह देंगे कि राष्ट्रपति नहीं, इसको कल मृत्यु दंड नहीं होगा, इसके आगे वाली तारीख को फलाने तारीख को या आगे वाले उससे महीने वाले आगे वाले महीने वाले, यानी कि इसमें क्या है, मृत्यु दंड का अस्थायी प्रावधान। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति ये समाधान शक्ति दे सकते हैं क्या प्रेसिडेंट ही समाधान शक्ति दे सकते हैं क्या? अलग अलग राज्यों में प्रेसिडेंट का काम गवर्नर संभालते हैं, राज्यपाल संभालते हैं, क्या वो भी दे सकते हैं क्या? इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट, ये 500 तो कौन दे सकते हैं, प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं क्या? ये गवर्नर और दे सकते हैं क्या? नहीं। गवर्नर की बात करें तो एक तो वो क्षमा भी नहीं दे सकते, तो वो क्या दे सकते हैं, एक तो वो दे सकते हैं या तो परिहार या तो ये लघुकरण दे सकते हैं या दे सकते हैं प्रतिलंब, दो चीज दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक तो दे सकते हैं लघुकरण, एक क्या कर सकते हैं प्रतिलंब नहीं विराम, या हम कह सकते हैं लघुकरण है और एक प्रतिहार है। प्रतिलंब भी दे सकते हैं, प्रतिलंब भी दे सकते हैं, सॉरी
एक लघुकरण है, एक प्रतिलंब है, दोनों में है क्या कर सकते हैं। बाकी 5 में इनमें से 2 के पास कौन सी शक्तियां हैं, गवर्नर की शक्तियां। तो ये हमारी राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां। नेक्स्ट वाले कौन से वाले आर्टिकल में बताया, आर्टिकल 71। अभी भी समझ में नहीं है तो जो कि अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो। क्षमा में अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं, लघुकरण में अवधि में परिवर्तन, परिहार में है जो कि प्रकृति में परिवर्तन, विराम में अवधि प्रकृति दोनों में परिवर्तन, प्रतिलंब में अस्थायी मृत्यु दंड है वो अस्थायी का प्रावधान। प्रेसिडेंट के पास 500 शक्ति है, लेकिन गवर्नर के पास है लघुकरण और प्रतिलंब की 2 ही शक्ति। बस ये है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। फिर बात करते हैं आर्टिकल 72 में और क्या कहा है। ये आर्टिकल 72 में और क्या कहा है, फिर आगे चलेंगे। देखो ये तो हो गया, इसको देख लो एक बार फटाफट, फिर आगे चले। देखो आगे वाले आर्टिकल में क्या बात बताई गई है। आर्टिकल 72 की बात करें तो इसमें बताया गया कि भाई जो मंत्री है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये तो 72 में हुआ है हमारा। चलो थोड़ी सी बातें और देखते हैं कि आर्टिकल 72 की बात करें तो इसमें बताया गया कि जो मंत्री है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री की बात करें तो मंत्री है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री जो कि ये राज्य मंत्री हैं ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, एक होते हैं उपमंत्री। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद, राज्य मंत्री जो एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, एक उपमंत्री। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। हम हैं जो कि आगे वाले आर्टिकल में है वो पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद के बारे में हम जानकारी लेंगे, तो उसमें मैं आपको और बताऊंगी। चलो अभी देख लेते हैं। उसमें वो और देखेंगे कि भाई प्रधानमंत्री के पास एक गैंग होती है, हम जिसको हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में है जो कितने प्रकार के मंत्री आते हैं, मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री आते हैं। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर से देखो कि एक क्या होती है, पीएम के पास क्या होती है, प्रधानमंत्री के पास एक पूरी की पूरी गैंग होती है जिसको हम कह सकते हैं मंत्री परिषद। उस मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री आते हैं, 4 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं उपमंत्री। अब एक बात और देखो, ये सारे के सारे मंत्री कहां पे आते हैं, ये आते हैं कार्यपालिका में। पीएम भी कार्यपालिका, मंत्री भी कार्यपालिका में आते हैं, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ये हमारी है मंत्री परिषद। एक बार फिर से देखना, ये हमारी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उपमंत्री। लेकिन एक इस कैबिनेट मंत्री की गैंग हमने अलग बना दी। कैबिनेट मंत्री की गैंग है उसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ये थोड़ा ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री को हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल। इन बातों में, इन 2 नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। क्या संविधान में मंत्रिमंडल नाम है क्या, नहीं, पहले नाम नहीं था। तो कब दिया, तो हमने एक संविधान संशोधन किया, जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है। कौन सा नाम जोड़ा गया, मंत्री परिषद है वो नाम जोड़ा गया। किसमें, संविधान में, मंत्रिमंडल नाम जोड़ा गया। मंत्रिमंडल में कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई मंत्री परिषद के सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उसका अलग से नाम दे दिया मंत्रिमंडल। कब जोड़ा, संविधान में, 44वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ये तो होते हैं एकदम मेन मंत्री। लेकिन मान लो केंद्र में है जो कि रेल मंत्रालय, अलग अलग राज्यों में भी रेल मंत्रालय हो, तो हम कह सकते हैं ये कैबिनेट मंत्री। लेकिन ये राज्यों का, अलग अलग राज्यों का। फिर बात करें, अगर मान लो कि कैबिनेट मंत्री, मान लो वित्त मंत्रालय, तो अलग अलग राज्यों में, तो ये राज्य मंत्री वहां से होंगे। फिर एक स्वतंत्र या राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार, ऐसे मंत्रालय या ऐसे विभाग जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में हो, केंद्र में नहीं, तो वो होते हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार। बचे उपमंत्री, ये है इन सब की हेल्प करते रहते हैं।
पीएम की भी, मंत्री की, कैबिनेट मंत्री, राज्य प्रभार मंत्री, सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 प्रकार के। चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का लीडर कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। और जो कि कैबिनेट मंत्री का अलग से नाम क्या है? मंत्री। जो कि मंत्री परिषद का में कैबिनेट मंत्री का अलग से नाम क्या है? मंत्रिमंडल। कब जोड़ा संविधान में? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। समझ में आ गई बातें? फिर आगे चलो। फिर आगे चल के देखते हैं आर्टिकल 73 में क्या कहा है। आर्टिकल 73 में ये आर्टिकल 73 में और क्या कहे? ये तो 4 प्रकार के मंत्री है बस। आर्टिकल 73 में क्या कहा गया? देखो, आर्टिकल 73 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। क्या बताया? किसकी शक्ति? कार्यपालिका तो 2 होती है, एक संघ की भी होती है, एक राज्य की भी होती है, ऑफकोर्स होती है। तो इसमें आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है। इसमें है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। ठीक है। क्या ये जो कि संघ की कार्यपालिका, क्या इसमें क्या ये जो कि संघ सूची पर तो विषय बना ही सकती है, संघ सूची पर कानून बना ही सकती है। क्या राज्य सूची पे भी बना सकती है? क्या ऑफकोर्स बना सकती है। क्या समवर्ती? हाँ भाई, समवर्ती सूची पे भी बना सकती है। यानी कि संघ सूची पे तो कौन बनाते हैं? सिर्फ केंद्र ही बनाते हैं, संघ कार्यपालिका ही बनाते। राज्य सूची में हम कह सकते कोई आपातकाल के समय या तो इस राज्य की सहमति हो या कोई आपातकाल इमरजेंसी लगे तो बना सकती है, या कोई हम कहें कि भाई कोई आपातकाल के समय, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता हो तो इस पे बनाया जा सकता है। तो कुछ विशेष प्रावधान है, इसको मैं आगे बता दूंगी आपको। समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 73 में सीधी सीधी बात बताई गई है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बस फिर आगे वाले आर्टिकल पे आ जाओ। आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में क्या पढ़ा था? पढ़ा सा लग रहा है हमको, थोड़ा पहचाना जाना पहचाना सा लग रहा है। आपको याद आया होगा जब हमने प्रेसिडेंट की हेडिंग डाली थी, उसमें हमने देखा था आर्टिकल 52 में हमने क्या देखा था कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 53 में हमने क्या देखा था कि वो क्या होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो भी कैसा? नाम मात्र का। फिर हमने देखा था आर्टिकल 74 में क्या देखा था कि भाई हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। फिर हमने एक बात और देखी थी कि भाई जो मंत्री परिषद जो सलाह देगा ना, उसको मानना क्या है? बाध्य करिए। याद आया होगा? फिर से नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे आ जाओ आर्टिकल 75 पे। इसमें क्या कहा? इसमें बताया गया मंत्री परिषद की नियुक्ति, मतलब कि भाई मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करेगा। लेकिन जो कि मंत्री परिषद, तो मैंने अभी बताया, आपको सवाल आया होगा कि भाई आपने अभी बताया कि ये तो पीएम की गैंग होती है तो इसको नियुक्त वगैरह पीएम ही करेंगे। नहीं, देखो, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट साहब है, इनको जो कि ये नियुक्त करेंगे किसको? पीएम को। ये नियुक्त किसको करेंगे? पीएम को नियुक्त करेंगे, जो कि निर्वाचित नहीं करेंगे। अब आपका एक सवाल ये समाप्त हो गया कि भाई राष्ट्र प्रधानमंत्री है, ये निर्वाचित नहीं होता, क्या होता है? सीधा नियुक्त होता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब लेके आएंगे पीएम साहब, अपनी गैंग लेके आएंगे जिसका नाम है मंत्री परिषद। इस गैंग को है कौन नियुक्त करेंगे? पीएम साहब करेंगे। इन गैंग को है जो कि किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? नियुक्त। अब पीएम के पास क्या क्या काम है? एक तो क्या करेंगे? इनको नियुक्त करेंगे। एक, इनको पद से हटा भी सकते, पद से हटा भी सकते। और इनका वेतन है, भत्ते, सब कुछ कौन निर्धारित करेंगे? प्रेसिडेंट साहब ये करें। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह लेंगे। किसकी सलाह लेंगे? पीएम की सलाह लेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कि व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? जो कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन ये तो एक एक है व्यक्तिगत रूप से।
फिर हम बात करें अगर ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से देखें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। थोड़ी बातें और देखो, तो ये सब कुछ नियुक्त भी करते हैं, पद से भी हटाते हैं, वेतन भत्ते सब कुछ प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी, और सामूहिक रूप से देखें तो किसके प्रति उत्तरदायी, ये है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। फिर बात करते हैं कि भाई इनका मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक पद पे कौन है, प्रधान, जो कि ये प्रधानमंत्री है, पीएम साहब है, तब तक रहेंगे। क्या पीएम तो मान लो कि इनका 3 वर्ष के बाद इनको इस्तीफा मिल गया, डेथ वगैरह होगी, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद है, गैंग है, वो आ जाओ। किसके लीडर पर काम करेंगे, पीएम के लीडर पर। ये बातें, यानी कि इनका कार्यकाल है वो कितना होता है, राष्ट्रपति, हम कह सकते हैं पीएम के प्रसाद पर्यंत, पीएम के प्रसाद पर्यंत। मंत्रिपरिषद को लेके कहां से आते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद को विधानसभा से लेके आते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, प्रत्येक यूटी में विधानसभा होती है, तो वहां से लेके आते हैं। ठीक है, कितने कितने लेके आते हो, हम कह सकते हैं कि भाई जो कि राज्य से लेके आते हैं हम 15%। क्या यूटी से में भी विधानसभा होती है, तो हम कह सकते हैं यूटी से हम लेके आते हैं 10%। अगर मान लो इसको हम विधानसभा से लेके आए, अगर मान लो यहाँ पे कोई मंत्रिपरिषद का ऐसा मेंबर हो जो लोकसभा का भी सदस्य हो, तो क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई तेरे को है 6 महीने के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा, इससे इस्तीफा देना पड़ेगा। चलो इस्तीफा तो दे देंगे, क्या हम सीधे इसको विधानसभा से लेके आएंगे क्या, नहीं, ये है विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी सदस्य भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सबके सब कैसे होने चाहिए कि लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर मान लो कि इनको सीधा हम विधानसभा से लेके आए, इनके पास लोकसभा की सदस्यता ही नहीं है, तो भाई इनको कह देंगे 6 महीने के अंदर अंदर तो पहले क्या कर, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त कर। तो एक लाइन हमारी ये हो गई, 6 माह तक लोकसभा की सदस्यता प्राप्त, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त। अगर ये 6 महीने तक नहीं कर पाए तो भाई इनका मंत्रिपरिषद से इस्तीफा है। तो आप क्या नहीं बन पा रहे, मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं बन पाओगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं बन पाओगे। ये सीधी सीधी बातें हैं आर्टिकल 75 में। फिर से देख लो, पीएम जो प्रधान, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद आएगी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फिर मंत्रिपरिषद के प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन भत्ते, सब कुछ काम कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कार्यकाल कितना होगा, पीएम के प्रसाद पर्यंत। इनको सदस्यों को लेके कहां से आएंगे, विधानसभा से। कितने कितने राज्य से है, 15%, यूटी से है 10%। अगर ये जो कि लोकसभा की सदस्य प्राप्त नहीं कर पाए तो कब तक कर ले, 6 माह तक कर ले। 6 माह के बाद नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि भाई इनका है जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य है वो नहीं बन पाएंगे। तो फटाफट से देख लो, फिर आगे चले। हाँ, इतना देख लो फटाफट। इतनी सी बातें, ज्यादा नहीं है। आगे चले, आपकी इच्छा है तो 75 पे। आर्टिकल 76 में और क्या बताएंगे, तो देखते हैं आर्टिकल 76 में और क्या बताएंगे। ये तो आर्टिकल 75 वाला है सीधा सीधा। आर्टिकल 76 की बात करें तो इसमें बताया गया भाई महान्यायवादी, महान्यायवादी क्या पंगा होता है, तो इसकी बात करेंगे। किसमें बताया गया, आर्टिकल 76 में। किसका नाम है, महान्यायवादी। होता क्या है, हम कह सकते हैं कि भाई एक विधिक अधिकारी, या हम कह सकते हैं एक वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है तो वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, एक विधिक अधिकारी होता है।
होता किसका है, इसकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है? इसकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करेंगे कौन? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। कार्यकाल कितना होता है इनका? इनका पहले वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन भत्ते ये कौन डिसाइड करेंगे? ये भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? अरे सब कुछ इसी पे निर्भर है, तो कार्यकाल भी किस पे थोप दो? राष्ट्रपति पे ही थोप दो। कब तक करेंगे? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो राष्ट्रपति का है चमचा हो गया। ऑफ कोर्स यही बताना चाहती हूँ मैं, राष्ट्रपति का क्या है? चमचा है ये। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति, वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति, कार्यकाल पीएम के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ये राष्ट्रपति का आदमी है। अब बात करते हैं कि भाई इनका है जो विधिक अधिकारी हैं, तो क्या ये मंत्रिपरिषद है क्या, या सिर्फ एक विधिक अधिकारी है? आपको ये विधिक अधिकारी है, कोई भी और किसी में भी है क्या नहीं करता? इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इनकी जो कि योग्यता वगैरह क्या हो सकती है? इसकी योग्यता यही हो सकती है कि भाई क्या रहा हो? सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो, न्यायाधीश रहे हो। बस एक योग्यता है, छोटी सी, ज्यादा योग्यता नहीं। आगे बात करते हैं, क्या ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है क्या? ऑफ कोर्स, इसी के लिए तो लेके आए हूं। क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं। चलो सलाह तो दे ली। अगर मान लो राष्ट्रपति आज एक मीटिंग में जा रहे हैं, सलाह पहले पहले ले ली, घर में है ये, मीटिंग में जाने से पहले पहले ले ली कि भाई न्यायवादी जी आज मेरे को क्या करना है, क्या बोलना है, सब कुछ बता दिया। लेकिन प्रेसिडेंट साहब मीटिंग में जाने के बाद भूल गए कि क्या बताया था न्यायवादी ने, तो क्या कर सकते हैं? क्या इसको साथ में ले जा सकते हैं? आपको साथ में ले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। बैठक में क्या ले जा सकते हैं? साथ ले जा सकते हैं। क्या उस बैठक के दौरान है ये सलाह दे सकते हैं? ऑफ कोर्स। बैठक के दौरान क्या दे सकते हैं? एडवाइस दे सकते हैं। बैठक के दौरान भी क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। क्या अगर मान लो उस बैठक में कोई वोटिंग करवाए हम, तो क्या वोटिंग में भाग लेगा? नहीं, वोटिंग में भाग नहीं लेगा। वोटिंग में भाग नहीं लेगा, ये ज्यादा हो रहा है, तो वोटिंग में भाग नहीं लेगा। और अगर मान लो कोई ये केस लड़ रहा है, अगर मान लो किसका, क्या ये हमारे आम आदमी का केस लड़ सकता है? क्या नहीं, ये हमारे आम आदमी का केस है, वो नहीं लड़ सकता है। तब लड़ सकता है जब हम क्या है, केंद्र सरकार के विरुद्ध हैं। एक तो भारत का सबसे बड़ा वकील है, विधिक अधिकारी है, तो बात करें कि इसके पक्ष में कौन होगा? अरे संघ का वकील है, इसका मतलब संघ के पक्ष में होगा, सेंटर के पक्ष में होगा। कोई अगर मान लो ऐसा मामला आ जाए, स्टेट वर्सेज सेंटर, स्टेट वर्सेज सेंटर, तो ये किसकी पक्ष लेगा? ऑफ कोर्स ये सेंटर की ही पक्ष लेगा। फिर बात करें, अगर ये कोई मान लो स्टेट वर्सेज सेंटर के बीच में आ जाए, तो या स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई ये मामला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में ही देगा, चाहे कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में ही देगा। बस सीधी सी बात ये याद रखो। ये तो छोड़ो, स्टेट वर्सेस स्टेट है, इसमें सेंटर बीच में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं? ये केंद्र सरकार के पक्ष में है, वो देगा, केंद्र सरकार के पक्ष में मुकदमा लड़ेगा, केंद्र सरकार के पक्ष में होगा ये। बस ये है मान्य। क्या ये सिर्फ राष्ट्रपति का ही हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये तो राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के समान एक व्यक्ति और है। क्या नाम है उसका? राज्यपाल, गवर्नर है। तो उसके लिए भी तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो लेके आओ, तो लेके आते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 162 की, जिसमें बताया गया है महाधिवक्ता। अब हम देखेंगे महाधिवक्ता और क्या होता है। ये बातें थोड़ी सी देख लेना, बस इसी से रिलेटेड आगे वाली बात देखेंगे। विधिक अधिकारी होता है किसका? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो ये भी लिख लो। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। नियुक्ति प्रेसिडेंट, वेतन भत्ते प्रेसिडेंट, कार्यकाल प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। पीएम को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है, बैठक के दौरान सलाह दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, केंद्र सरकार के पक्ष में ही मुकदमा लड़ेगा ही। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्र, ये महाधिवक्ता है आर्टिकल 76 में। ऐसा ही हमें हमारे एक स्टेट में और लेके आएंगे, बंदा अच्छा है तो हम स्टेट में और लेके आएंगे।
चलो लेके आते हैं, फिर लेके आओ। चलो इसकी बात करें तो ये आर्टिकल 76 है। अब की बार हम लेके आएंगे आर्टिकल 165। ये है आर्टिकल 76। अब लेके आएंगे आर्टिकल 165। आर्टिकल 76 वाला है उसको क्या कहते हैं, महाधिवक्ता या महान्यायवादी, सॉरी महान्यायवादी। लेकिन जो केंद्र राज्य में है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, महान्यायवादी है। ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, भारत का प्रथम फर्स्ट विधिक अधिकारी, विधिक अधिकारी। ये क्या है, ये राज्य का विधिक अधिकारी, राज्य का फर्स्ट विधिक अधिकारी। डॉट लिख लेना। इसकी नियुक्ति भी, वेतन भत्ते भी, वेतन व भत्ते भी कौन निर्धारित करते हैं, प्रेसिडेंट। और उसका कौन करेंगे, ये किसका चमचा होगा, इसको बनाएंगे गवर्नर का चमचा। इसका प्रसाद पर्यंत, इसका है जो कि कार्यकाल कितना होगा, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। और वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत। ये किसके पक्ष में, केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी है, केंद्र सरकार का वकील है। इसका मतलब क्या, लड़ेगा ये मुकदमा है केंद्र सरकार के पक्ष में, मुकदमा केंद्र सरकार के पक्ष में, वो राज्य सरकार के पक्ष में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में, इनको तो है, महान्यायवादी को तो है प्रेसिडेंट मीटिंग में भी ले जाते हैं, मीटिंग में भी ले जा सकते हैं। और वहां पे क्या ले सकते हैं, इनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। क्या ऐसा वहां पे होता है, ऑफ कोर्स गवर्नर भी क्या कर सकते हैं, इनको मीटिंग में ले जा सकते हैं, वहां पे क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये वोटिंग भी नहीं कर सकता, ये वोटिंग नहीं कर सकता। क्या वहां पे कर सकता है, नहीं, यहाँ पे भी क्या नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, बस ये है इनमें अलग अलग डिफरेंट। अब बता दो समझ में नहीं आया क्या, एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है। महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार का होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का होता है। एक बार स्टोरी टाइप में सुन लो। महान्यायवादी हैं, केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट का चमचा होता है, और महाधिवक्ता है, गवर्नर राज्यपाल का चमचा होता है, राज्य का विधिक अधिकारी होता है। ये अगर मान लो महाधिवक्ता के पास कोई भी, हम कह सकते हैं कि कोई भी केस आए तो वो क्या होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के पक्ष में मुकदमा सुनाएगा, चाहे वो सेंटर वर्सेस स्टेट का हो, या अलग अलग स्टेट में होता है, या कोई दूसरे स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट का हो, सेंटर वर्सेस स्टेट का हो, लेकिन क्या देगा, पक्ष ये अपने राज्य की तरफ ही देगा। इनकी योग्यता नहीं देखी हमने, योग्यता भी देख लो कि भाई ये क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और ये हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ये सीधे सीधे इनके फैक्ट हैं। इनको समझ लिया तो इनको अपने आप समझ जाओगे, या इनको समझ लिया तो इनको अपने आप समझ जाओगे। दो आर्टिकल एक साथ कर लिए हमने, कार्य भी देख लिए। तो चलो भाई, आज वाली क्लास में आपको है कोई भी डाउट है वो नहीं होगा, डाउट है तो आप मेरे को है जो नेक्स्ट वाली क्लास है, इस क्लास के कमेंट में है आपको अपना क्वेश्चन दे देना। कमेंट के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो चलो भाई, आज वाली क्लास में इतना ही। आपको आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो कतई मत भूलना। तो चलिए, आज वाली क्लास में इतना ही। कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कमेंट कर देना। चलिए, आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।